एक बंदा बता दो। यस सर। ओके यस सर। थैंक यू। कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर को जो है ना वो स्टॉप किया था। ठीक है, एक्चुअली हमने एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट किया विच इज अबाउट द थर्मल कंफर्ट एंड द इंडोर एयर क्वालिटी। ठीक है, हमने कल कुछ पैरामीटर्स देखे कि एक्चुअली जो अगर आपका थर्मल कंफर्ट है वो 6 मेन फैक्टर्स के ऊपर जो है ना वर्क कर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसमें से 4 जो है वो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एयर स्पीड, टेम्परेचर, मीन रेडिएंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, और बाकी 2 जो फैक्टर्स थे वो आपके पर्सनल फैक्टर्स थे ऑफ एन इंडिविजुअल विच आर क्लोथिंग इंसुलेशन एंड मेटाबॉलिक रेट्स। ठीक है, फिर हमने ये डिस्कस कर लिया था कि जो क्लोथिंग इंसुलेशन है उनको हम इन यूनिट्स ऑफ क्लो जो है वो मेजर करते हैं। बेसिकली ये रेजिस्टेंस है, जिस तरह से थर्मल रेजिस्टेंस होती है आपके हीट ट्रांसफर में, उसी तरह से ये भी एक थर्मल रेजिस्टेंस है ऑफ योर होल क्लोथिंग एंसेंबल जो आप लोगों ने पहना हुआ है। ठीक है, तो उसकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है उसको शो कर रहा होता है किलो की यूनिट्स में। 1 किलो जो है वो 0.115 मीटर स्क्वायर केल्विन पर वॉट होता है। ठीक है, जबकि मैट जो है वो आपके जो है वो जो मेटाबॉलिक रेट ऑफ हीट जनरेशन है पर यूनिट पर मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है 1 मैट जो है वो हमारे पास अराउंड 58 वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था कि एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जो है, ठीक है, वो ऑब्वियसली एक सर्टेन स्केल पे मतलब एक अगर हम -3 to +3 के स्केल डिफाइन करें जिसको हम एस्ट्रे थर्मल स्केल कहते हैं। ठीक है, उस पर वो एक सर्टेन पॉइंट पे लाई कर रहे होंगे डिपेंडिंग के आपकी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो जो आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर और उसका पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, उसकी बेसिस पे हमने इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट किए फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। ठीक है, ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ड्राइव हुई है, इसमें कोई भी आपके पास जो है ना कोई पीछे थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल से ड्राइव हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला है, तो ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है इसको हमने यूज किया टू फाइंड आउट दी पी प्रिडिक्टेड मीन बोर्ड। ठीक है, तो ये प्रिडिक्टेड मीन बोर्ड बता रहा होता है कि आप जो है वो इस स्केल पे कौन से वाले जो बैंड है उस पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, वंस आपको बैंड पता चल जाता है देन यू कैन फिगर आउट कि आपकी जो परसेंटेज एक्सेप्टेबिलिटी है या परसेंटेज डिससेटिस्फेक्शन है ऑफ द एनवायरनमेंट वो कितनी है। अगर आप 0.5 to +0.5 के रेंज में लाई कर रहे हैं आपका जो प्रेडिक्टिव मीन बोर्ड है, तो अराउंड 10% लोग हैं जिसको उनको जो है वो डिससेटिस्फेक्शन फील हो रही होगी। रिमेनिंग 90% विल बी ऑल राइट। ठीक है, लेकिन अगर यही डिससेटिस्फेक्शन अगर हमें चेक करनी हो एट द लेवल ऑफ लेट्स सपोज PMV +2, ठीक है, तो ये इंक्रीज होके फिर आपके पास 80 to 90% बन जाएगी। ठीक है, तो इस से रिलेटेड हमने फिर एक प्रॉब्लम भी जो है वो कल सॉल्व किया था, और हमने देखा था कि किस तरीके से अगर हमें टेम्परेचर और उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डिफाइन करें व्हिच इवेंचुअली गिव अस द वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये दोनों मिलके चीजें हमें जो है वो बता रहे होते हैं कि हम PMV यानी कि प्रेडिक्टिव मीन बोर्ड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स थे वो ऑब्वियसली फॉर अ पर्टिकुलर टाइम एक्सपोजर और फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स यानी कि जो हमने प्रॉब्लम किया था उसमें मैन और वुमेन दोनों थे यानी कि बोथ थे, तो हम उसको यूज कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से कोफिशिएंट्स हमने लेके यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी एंड इवेंचुअली वी फाउंड आउट PMV की वैल्यूज क्या है। ठीक है, ये PMV की वैल्यूज हमने फिर जो है वो जो हमारा रिलेशन था PPD का यानी कि परसेंटेज पीपल डिससेटिस्फेक्शन का, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया तो हमें फिगर आउट कर लिया कि कितने लोग परसेंट जो है वो डिससेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, अच्छा अब आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने जो मेन फैक्टर्स देखे हैं कि जो डायरेक्ट इंडिसेस हैं हमारे टू फिगर आउट कि आपके पास एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, वो हमने देखा कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी रेशियो है, एयर वेलोसिटी है और मीन रेडिएंट टेम्परेचर है। ठीक है, मीन रेडिएंट टेम्परेचर स्टिल आप लोग को मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया है, लेकिन अभी हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपकी स्टैंडर्ड्स हैं एशरे के और जो आपके हीटिंग वेंटिलेशन के जो डिफरेंट चार्ट्स हैं, ठीक है, उसमें यूजुअली हम ये जो 4 मेन फैक्टर्स हैं, ठीक है, इनके अलावा कुछ ड्राइव इंडेक्सेस को यूज करते हैं। जैसे ड्राइव क्वांटिटीज होती है ना बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, यानी कि हम सिर्फ एक दो
मेन दो क्वांटिटीज का जो है वो कॉम्बिनेशन लेके एक न्यू क्वांटिटी फाइंड करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी आपने एक चीज देख ली विच इज अफेक्टिव टेम्परेचर, ठीक है, और नॉट सॉरी अफेक्टिव, आपने देखा प्रेडिक्टिव मीन बैकवर्ड, और आपने जो है पीपीडी यानी कि परसेंटेज पीपल डिससेटिस्फेक्शन देख ली, ठीक है। एंड यू अंडरस्टैंड कि जो हमारे पास पीपीडी आया था वो, सॉरी पीएमवी आया था वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसके इफेक्ट से आया था, ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी जो चार्ट्स आगे डिफाइन करेंगे, ठीक है, या बाकी जो टेबल्स आगे डिफाइन करेंगे उसमें दो इंपॉर्टेंट टेम्परेचर हैं। एक आपके पास है अफेक्टिव टेम्परेचर, ठीक है। अफेक्टिव टेम्परेचर जो है वो आपके जो है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और साथ साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है उसका कंबाइंड इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है, ठीक है। जबकि जो ऑपरेटिव टेम्परेचर है, ठीक है, ऑपरेटिव टेम्परेचर जो है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर प्लस आपके पास जो मीन रेडिएंट टेम्परेचर है, ठीक है, इनका जो है कंबाइंड इफेक्ट आपको बता रहा होता है कि अगर इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो हमें किसी एक सिंगल क्वांटिटी के थ्रू एक्सप्लेन करना हो तो वो जो होगी हमारे पास ऑपरेटिव टेम्परेचर हो जाएगी, ठीक है। जबकि अगर हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कंबाइंड इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन करना हो तो वो हमारे पास इफेक्टिव टेम्परेचर के थ्रू जो है वो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे दोनों क्वांटिटीज को देखते हैं। उससे पहले जैसे कि हमने कहा कि जो डायरेक्ट इंडिसेस थे उसमें एक चीज जो नॉर्मली हम नहीं पढ़ी होती है वो है मीन रेडिएंट टेम्परेचर, ठीक है। अब मीन रेडिएंट टेम्परेचर क्या है? मीन रेडिएंट टेम्परेचर इज बेसिकली इज अ इंडेक्स यूज्ड टू डिस्क्राइब रेडिएटिव कंडीशंस, ठीक है। यानी कि अगर हमें रेडिएशन को जो है वो स्टडी करना हो, ठीक है, प्रोसेस ऑफ रेडिएशन हमने जो है वो एक्सप्लेन करना है कि किसी सरफेस से आपके पास उसका टेम्परेचर जो है वो लेट्स सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है या एनवायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो कितना जो है वो रेडिएशन जो है वो इन दोनों के दरमियान इन दोनों सरफेसेस के दरमियान पॉसिबल होगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा इस सरफेस के टेम्परेचर पर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास पॉसिबल ये है कि एक से ज्यादा सरफेसेस हो, ठीक है। अगर हम एक रूम में मौजूद हैं, ठीक है, और यहाँ पे 4 डिफरेंट वॉल्स हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि इसका टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो, इसका हो सकता है 12 हो, इसका हो सकता है 14 हो, इसका 15 हो, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो इन सबके कॉम्बिनेशन को हमने जो है वो एक सिंगल टेम्परेचर से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। वो टेम्परेचर हमारे पास मीन रेडिएंट, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि मीन रेडिएंट टेम्परेचर है। ये तमाम जो सरफेसेस हैं इंडिविजुअल एक्सपोज सरफेसेस का जो है वो आपके पास एक मीन टेम्परेचर बता रहा है, ठीक है। कि अगर हम इसका कंबाइंड एक इफेक्ट ले रहे हो, ठीक है, इस तरीके से कि हमारे पास एक सिंगल टेम्परेचर आ गया, ठीक है, वो सिंगल टेम्परेचर जो होगा वो फिर हम अज्यूम करेंगे कि चारों जो वॉल्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये चारों वॉल्स फिर वो मीन रेडिएंट टेम्परेचर पे एमआरटी पे जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो बेसिक इंडेक्स क्या जो सॉरी मीन रेडिएंट टेम्परेचर क्या है? इज अ बेसिक इंडेक्स दैट डिफाइंस द रेडिएटिव कंडीशन इन अ स्पेस रिप्रेजेंटिंग द मीन टेम्परेचर ऑफ द इंडिविजुअल एक्सपोज्ड सरफेसेस, ठीक है। तो ये जितनी भी सरफेसेस है उनका मीन रेडिएंट टेम्परेचर बताता है। अच्छा, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यूज होता है एक ग्लोब थर्मोमीटर, ठीक है। ग्लोब थर्मोमीटर है इज अ ऑब्जेक्ट जो मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरह का आपके पास एक ग्लोब थर्मोमीटर यूज होता है, ठीक है। ये ग्लोब थर्मोमीटर क्या है? ये बेसिकली जो ये स्फीयर है ये बेसिकली कॉपर बेस्ड है, ठीक है, जो ऑब्वियसली गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक। साथ साथ इस पे हमने जो है ना वो ब्लैक ब्लैक कोटिंग की हुई है, ठीक है ना, फ्लैट ब्लैक कोटिंग की हुई है। ड्यू टू द रीजन हम इसको एक ब्लैक बॉडी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये आप अभी हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं तो हीट ट्रांसफर में जब रेडिएशन पाएंगे तो यू विल स्टडी ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी इज अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट जो उस पर जितनी भी रेडिएशन उस पर हम इम्पोज कर रहे होते हैं वो सबके सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो जितनी भी रेडिएशन अगर इसको हम एक रूम में प्लेस करें, ठीक है, इस ग्लोब थर्मोमीटर को रूम में प्लेस करें तो जो भी रेडिएशन इसके पास आ रही होगी, ठीक है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और हमें जो है उसका एक कलेक्टिव इफेक्ट बता देगा कि जितनी भी सरफेसेस का एक मीन टेम्परेचर क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसका यूजुअली स्टैंडर्ड साइज जो है वो 6 इंचेस का होता है जो स्फीयर का डायमीटर है, ठीक है। और ये जो है इसके सेंटर में हम जो है वो एक थर्मोमीटर प्लेस कर रहे होते हैं, ठीक है। ये थर्मोकपल या थर्मोमीटर प्लेस होता है जो इसके सेंटर में आपको टेम्परेचर को मेजर करना होगा, ठीक है। तो जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हमारे पास आता है, ठीक है, ऑन दिस ग्लोब थर्मोमीटर, ठीक है। ऑब्वियसली दो यहाँ प्रोसेस हो रहे हैं, एक ऑब्वियसली जो रेडिएशन यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, साथ साथ
इसके बाहर जो है वो कोई कन्वेक्टिव प्रोसेस भी हो रहा होगा, ठीक है। इनके हीट ट्रांसफर के इक्विलिब्रियम के बाद एक टेम्परेचर इस थर्मामीटर पर रीड हो रहा होगा, वो हमारा जो टेम्परेचर हो जाएगा वो उसका मेन रेडियंट टेम्परेचर, ठीक है। तो आगे हम जो है वो इस तरह से TMRT इस तरह से लिख रहे होंगे, तो वो मेन रेडियंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास, ठीक है, वो फिर इस तरह से है कि जो ग्लोब थर्मामीटर पे टेम्परेचर आएगा, ठीक है, वो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ दी, क्योंकि हमने कहा यहाँ पे बाहर से कन्वेक्शन भी हो रही होगी कुछ, ठीक है, तो जो कन्वेक्शन हो रही है उसकी वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एयर, ठीक है, प्लस सी जो है कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पे हमने एक्सप्लेन की भी, अगर इंग्लिश यूनिट्स में है तो 0.103 10⁻⁹ है, जबकि अगर SI यूनिट्स में है तो 0.247 है, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा याद रखिएगा कि यहाँ पे हम जो टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है, जब भी आप रेडिएशन का जब भी आप आगे स्टडी करोगे, ठीक है, अपने आगे के स्टडीज में भी याद रखना, रेडिएशन के जब भी फॉर्मूलाज यूज होते हैं उसमें जो टेम्परेचर यूज होता है वो हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स वहाँ पे हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम आइडियल गैस इक्वेशन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज करते हैं हमेशा, इस तरह से आपके पास जब भी रेडिएटिव फॉर्मूलाज हैं, आगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट्स वगैरह भी आप हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, फिर बोल्ट्जमैन इक्वेशन वगैरह भी आप हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, वहाँ पे भी आपका जो है वो जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज होगा, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश यूनिट्स में तो रैंकिन में, और अगर आप SI यूनिट्स में तो केल्विन में आपको आपने सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। एक प्रॉब्लम हम करेंगे उस पर मैं आपको ये इसका यूज सिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो है वो आपके पास एम्बिएंट एयर टेम्परेचर है, यानी कि जो बाहर का टेम्परेचर होगा वो एम्बिएंट टेम्परेचर है। वी बार जो है ये एवरेज वेलोसिटी है जो इस ग्लोब के थर्मोमीटर के अराउंड जो फ्लो होगा उसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। और जो TG है, ठीक है, वो ग्लोब थर्मोमीटर का अपना टेम्परेचर है जो इसके सेंटर में आपके पास आ रहा होगा, वो ग्लोब थर्मोमीटर टेम्परेचर, इन सब के कॉम्बिनेशन से आपके पास जो है वो मीन रेडिएंट टेम्परेचर जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो आपके पास मीन रेडिएंट टेम्परेचर है, ठीक है, मीन रेडिएंट टेम्परेचर को और बाकी जो 3 क्वांटिटीज है हमारे पास, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी रेशियो, एयर वेलोसिटी, ठीक है, इन सब के इफेक्ट्स को हमने जो है वो कंबाइन करना है इनटू ड्राइव इंडिसेस, ठीक है। तो जो हमारे पास इफेक्टिव टेम्परेचर है, ठीक है, इट कंबाइंस द इफेक्ट्स ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि जो इफेक्टिव टेम्परेचर है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी के फैक्टर्स को कंबाइन कर रहा होता है, ठीक है। इन अ सेंस कि अगर इसको हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट एट 50% relative humidity, ठीक है, which results in the same total loss from the skin as the actual environment, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक एनवायरनमेंट है जिसका जो टेम्परेचर है लेट्स सपोज 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और इसकी जो ह्यूमिडिटी है वो 30% है, ठीक है। हमने जो है वो एक इसके इक्विवेलेंट जो हीट लॉस है, ठीक है, उसको कैलकुलेट कर लिया कि इससे लेट्स सपोज जो हीट लॉस हो रहा है Q, वो लेट्स सपोज 200 वॉट्स हो रहा है, ठीक है। नाउ हमने एक और सेकेंड एनवायरनमेंट ली, उसका जो फाई है हमने उसको फिक्स कर दिया, ठीक है, कि वो हमेशा 50% होगा, ठीक है। यूजुअली जो आपके इन्वायरमेंट्स हैं उसमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसमें 50% पे अज्यूम किया जाता है कि उसमें मैक्सिमम आपको जो है कंफर्टेबिलिटी जो है वो फील होगी, ठीक है। और जो कंटेमिनेंट्स है उसके लिए भी 50% का जो नंबर है, ठीक है, वो ज़्यादा फिजिबल है, क्योंकि उसमें कम से कम जो है वो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फंगस है या और जिससे जो आपके पास मोल्ड्स हैं, ठीक है, वो जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो 50% जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इज अ गुड नंबर जिसपे आप हमेशा अपने जो एनवायरनमेंट है उसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो इस फाइव को रखते हुए, ठीक है, कीपिंग Q 200 वॉट्स, जो हमारे पास टेम्परेचर आएगा, ठीक है, उसको हम जो है वो इफेक्टिव टेम्परेचर कह रहे हैं, ठीक है ना। कि temperature of the environment at 50% relative humidity which results in the same total loss from the skin, ठीक है। तो जो पहले लॉस हो रहा था हमारे पास स्किन से 200 किलोवाट था, सॉरी 200 वॉट था, वही 200 वॉट हम अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखते हुए। तो ऑब्वियसली जो तीसरा जो पैरामीटर है हमारे पास टेम्परेचर, वो फिर हमारे पास 26 नहीं होगा, वो फिर चेंज होना चाहिए, क्योंकि वो इन दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी कि 200 वॉट की कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो
एज यू सी कि हमारे पास बाकी भी 4 पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जिनको हमने जो है वो समहाउ फिक्स करना होगा ताकि हम सिर्फ 2 का इफेक्ट देख सकें, ठीक है। हम यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर को और एयर ह्यूमिडिटी का रेशियो का टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो जो बाकी हमारे पास पैरामीटर थे, यानी क्लोथिंग इंसुलेशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी लेवल, एयर वेलोसिटी और टेम्परेचर ऑफ द मीन रेडिएटिंग सरफेसेस, ठीक है, इनको हमने जो है वो ऑब्वियसली फिक्स करना होगा ताकि हम जो है सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव टेम्परेचर में ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का जो है वो इफेक्ट देख सकें, ठीक है। अगर हम इनको इन वैल्यूज के ऊपर फिक्स कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इफेक्टिव टेम्परेचर, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी और वैल्यूज पे हम फिक्स करेंगे, ठीक है, क्लोथिंग इंसुलेशन की, मेटाबॉलिक रेट की, तो फिर ऑब्वियसली एक डिफरेंट आपके पास इफेक्टिव टेम्परेचर आएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इफेक्टिव टेम्परेचर के लिए हम फिक्स कर लेते हैं जो हमारी क्लोथिंग इंसुलेशन है उसको 0.6 किलो पे नॉर्मली समर कंडीशंस को शो कर रहा होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी लेवल 1 MET, ये आपको हम बता चुके हैं कि आपके जो सेडेंटरी रिक्वायरमेंट है, यानी कि इस कंडीशन पे आप जो है वो सीटेड कंडीशन में होंगे, क्वाइट कंडीशन में होंगे। एयर वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकंड है, 0.1 मीटर पर सेकंड इज टू लो कि इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेट करे बाकी चीजों के ऊपर। और मीन रेडिएंट टेम्परेचर को हमने जो है वो इक्विवेलेंट कर लिया है टू द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इक्विवेलेंट कर लिया है, तो ऑब्वियसली अब जब हमारे पास आगे अगला चीज जो ऑपरेटिव टेम्परेचर बताने लगा हूँ कि जब हम इन दोनों को इक्वल कर लेंगे तो हमारा जो ऑपरेटिव टेम्परेचर होगा और हमारा जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा वो दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। इस कंडीशन को रखने का फायदा ये होता है कि आपके पास दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो बिफोर आप इसको कंफ्यूजन में जाएं, हम नेक्स्ट चीज को देख लेते हैं ताकि आपका ये जो कंफ्यूजन है ये रिजॉल्व हो सके, ठीक है। तो ऑपरेटिव टेम्परेचर क्या है? ऑपरेटिव टेम्परेचर है एवरेज ऑफ द मीन रेडिएंट एंड एम्बिएंट एयर टेम्परेचर, ठीक है। तो जो एवरेज हम फाइंड आउट करना है ऑपरेटिव टेम्परेचर का, ठीक है, उसमें हमारे पास मीन रेडिएंट टेम्परेचर और जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है या एम्बिएंट टेम्परेचर है, दोनों सेम ही चीज है। अगर हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर कह रहे हैं या एम्बिएंट टेम्परेचर कह रहे हैं, ठीक है, इज द सेम थिंग, ठीक है। तो इन दोनों का हमारे पास एवरेज है, ठीक है, वेटेड बाय देयर रिस्पेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इसके जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, ये रेडिएशन का, ये हमारे पास यहाँ पे कन्वेक्शन का, ऑब्वियसली इसको नीचे से हमने उसको HR प्लस HC को यूज करना है ताकि आप इसको वेटेड कंडीशंस को यूज कर सकें, ठीक है। तो ये वेटेड कंडीशंस हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है, जिसको हम ऑपरेटिव टेम्परेचर कह रहे होंगे, ठीक है। यूजुअली जो हमारे पास हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट्स हैं कंडक्शन के और रेडिएशन के, उनकी जो वैल्यूज है ऑलमोस्ट सेम होती हैं, ठीक है। अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और इसकी जगह पे 2 आ जाएगा। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, सिंपल एवरेजेस ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। हीट ट्रांसफर जो है वो वैल्यू जो है वो यूज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो ऑलमोस्ट उनके बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिव टेम्परेचर है हमारा वो 2 टेम्परेचर्स का एवरेज है। एक उसका एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और दूसरा उसका जो मीन रेडिएटिव टेम्परेचर है। मीन रेडिएटिव टेम्परेचर का मतलब है कि आपकी जो सरफेसेस है, रूम की सरफेसेस है, वो सेम टेम्परेचर पे नहीं है जो आपके एयर का टेम्परेचर है, ठीक है। एयर का टेम्परेचर जो है वो अगर लेट सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपकी जो सरफेसेस हैं यहाँ पे, ठीक है, उनका टेम्परेचर लेट सपोज आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो जो यहाँ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग होगा, ठीक है, उसको जो है वो इस 20 का और इस 25 का जो है वो कंबाइंड इफेक्ट फील हो रहा होगा कि 20 और 25 की वजह से उसको जो कंबाइंड इफेक्ट लेट सपोज 22.5 हो गया, वो 22.5 उसको फील हो रहा होगा, उसको जो है वो 20 या 25 इंडिविजुअल फील नहीं होगा, ठीक है। तो दिस देयरफॉर हम उसका जो है वो ऑपरेटिव टेम्परेचर निकाल रहे होते हैं। ऑपरेटिव टेम्परेचर को समटाइम्स जो है वो एडजस्टेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी की टर्म भी यूज की जाती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हमें इसके डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करना है कि जब ये चार्ट्स में कहीं यूज हो रहे हैं तो हमें इसका पता होना चाहिए कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई गेस मैंने काफी डिटेल में चीज एक्सप्लेन कर दी, आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो इन सब से जो हमारे ड्राइव इंडस्ट्रीज है, इनको डिस्क्राइब करने का फायदा क्या हुआ, इसको डिस्क्राइब करने के बाद हमने जो है वो एक थर्मल कंफर्ट चार्ट डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो ये थर्मल कंफर्ट चार्ट जो है, कंफर्ट चार्ट हम जो है बिल्कुल जिस तरह से आपका साइकोमेट्रिक चार्ट है उस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है, जिसमें एक सर्टेन रेंज को जो है वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो क्या ये जो रेंज है ना, ठीक है, इसमें हमें थर्मल कंफर्ट फील हो रहा होगा, इसके बाहर जो है वो थर्मल कंफर्ट
फील नहीं हो रहा, ठीक है। तो जो थर्मल कंफर्ट चार्ट है एशरे का, ठीक है, उसको हमने डिफाइन किया है फॉर द एक्सेप्टेबल रेंजेस ऑफ ऑपरेटिव टेम्परेचर, ठीक है। अगेन यहाँ पे हम ऑपरेटिव टेम्परेचर यूज कर रहे हैं। ऑपरेटिव टेम्परेचर जो है वो मीन रेडिएंट टेम्परेचर प्लस आपका जो ड्राइवर टेम्परेचर उसका एवरेज है, ठीक है। और ह्यूमिडिटी के इफेक्ट्स को देखते हुए कि दोनों का कंबाइन इफेक्ट हमारे पास क्या है, एटलीस्ट 80% ऑफ दी ऑक्यूपेंट्स पे, ठीक है। यानी कि 80% ऑफ दी ऑक्यूपेंट्स कहेंगे कि हाँ भाई थर्मली कंफर्ट हम फील कर रहे हैं, उस रीजन को हम अपना जो है वो कंफर्ट रीजन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर उससे कम है तो फिर वो हमारा कंफर्ट रीजन में नहीं आ रहा है, ठीक है। हमने जो अभी चार्ट आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं उसमें अभी जो उनकी जो एक्टिविटी लेवल है, ठीक है, वो लाइट है, यानी कि जो मेटाबॉलिक रेट होगा एमएट की जो वैल्यूज होंगी वो 1.2 या 1.2 से लेस देन होंगी, ठीक है। आपकी जो क्लोथिंग है, ठीक है, उसको हम समर और विंटर के लिए दोनों देखेंगे, ठीक है। प्लस जो वेलोसिटीज है, एयर स्पीड है, एयर स्पीड जो है वो स्मॉल है, यानी कि 0.15 मीटर पर सेकंड पे। मैं एक क्वेश्चन आगे ये भी कराऊंगा जिसमें आपकी अगर एयर स्पीड चेंज हो तो वो ऑपरेटिव टेम्परेचर में किस तरह से अफेक्ट करती है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम ये कंसिडर करें कि जो ऑक्यूपेंट्स हैं वहां पे स्टेडी स्टेट कंडीशन में, स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब है कि वो वहां पे 3 घंटे से ज्यादा मौजूद रहे, ठीक है ना। तो ये आपके पास स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, यानी कि आपके 3 आवर्स से ज्यादा का इनका इफेक्ट है। अब इनको जो कल हमने वो देखा था ना एक्सपोजर टाइम का इफेक्ट इनके ऊपर नहीं आ रहा है, ये 3 घंटे से ज्यादा मौजूद है। ये इजिली आप जो है बता सकते हैं कि उनको एनवायरमेंट किस तरह से फील होगी, ठीक है। प्लस हमने मैट कंडीशन को कर लिया है कि वो 1.2 के अराउंड है। यहाँ पे हमने जो है वो क्लोथिंग को कर लिया है कि वो हमारे पास समर में होगी 0.5, ठीक है, और जो विंटर में होगी वो हमारे पास 1 जो है वो क्लोथिंग होगी, ठीक है। ये बिजनेस सूट की हो रही होती है, यहाँ पे 0.5 लेते हैं तो हम कंसिडर करते हैं कि हमने हाफ स्लीव्स पहने हुए हैं और जो है वो जो आपका लाइट स्लैक्स पहने हुए या लाइट पैंट्स पहने हुए, ठीक है। और एक्टिविटी लेवल हमने डिफाइन कर लिया कि 1.2 है। वेलोसिटी को हमने रखा है कि वो लेस देन 0.15 मीटर पर सेकेंड है। ये जो वेलोसिटीज है 0.15 मीटर पर सेकेंड, या फिर आपके पास अगर फिर एफपीएम में देखें, ठीक है, तो ये आपके पास अराउंड 30 फीट पर मिनट पर दी होती है कि बहुत लो वेलोसिटीज है, ठीक है। इनके ऊपर आपका जो वेलोसिटी का इफेक्ट है वो इतना ज्यादा डोमिनेट नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो जो एशरे के चार्ट्स हैं हम उनको देख लेते हैं, ओके। तो अब ये जो चार्ट्स हैं, ठीक है, इसमें हमने ऑब्वियसली आपको पिछले चार्ट्स की तरह चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी रेशियो है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। साथ साथ ये आपके पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइंस हैं, ठीक है ना, ये आरएच की लाइंस हैं, ठीक है। और नीचे जो आपके पास है, यहाँ पे पहले ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता था, इसकी जगह पे ये चेंज होकर क्या होगी ऑपरेटिव टेम्परेचर। रीजन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं क्योंकि ऑपरेटिव टेम्परेचर जो आपके पास जो है वो मीन रेटेड टेम्परेचर का भी इफेक्ट उसको कंबाइन कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो इनको कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो टेम्परेचर आ जाता है ऑपरेटिव टेम्परेचर, उसके अंदर हमने एक सर्टेन रीजन डिफाइन कर दिया है, ठीक है। इस रीजन को, ठीक है, 80% ऑफ द ऑक्यूपेंट्स ने कहा है कि हम इसमें जो है वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अब आप इसके अंदर देखें तो आपके पास दो जो है वो चार्ट्स में जो है रीजन समझ में आएगा। तो इस जहाँ पे ये शेड हमने शेडिंग की हुई है या हैचिंग की हुई है, इसके अंदर भी 2 रीजन है, ठीक है। इसमें जो पहला रीजन है हमारे पास वो प्लीज अगर जब सेशन ऑफ हो जाए तो प्लीज रिज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। 10:20 तक हमारी क्लास होती है तो आप रिज्वाइन कर दिया करें ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो सॉरी व्हाट आई वाज सेइंग कि आपके पास यहाँ पे भी जो है 2 डिफरेंट रीजन है। एक रीजन जो आपका यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये रीजन जो है आपके पास, ये आपके स्टार्टिंग फ्रॉम दी 1 किलो का मतलब है कि ये वो बाउंड्री शो कर रहा है जहाँ विंटर कंडीशन है, ठीक है। तो ये विंटर कंडीशंस को शो कर रहा है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे ये दूसरा रीजन है, ठीक है, ये आपके पास समर कंडीशंस को शो कर रहा है, ठीक है। 0.5 CLO जो है या 0.CLO में बार बार मेरे OBs आ जाता है, 0.5 किलो जो है वो आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास समर कंडीशंस का कट ऑफ है, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये जो जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है इन दोनों रीजन्स की, ठीक है, ये जो क्रॉस यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये इंटरसेक्शन है। ये शो कर रहा है कि
समर में और विंटर में कुछ रीजन ऐसा होगा जहाँ पे ओवरलैपिंग आ रही होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। उस ओवरलैपिंग में जो समर में जो जिन लोगों ने विंटर क्लोथिंग की होगी, ठीक है, विंटर क्लोथिंग वालों को जो है वो क्या फील हो रहा होगा, थोड़ा सा वार्म फील हो रहा होगा। और जिन लोगों ने जो है समर क्लोथिंग की भी होगी उन लोगों को थोड़ा सा जो है वो इस जैसे हम इस क्रॉस वाले रीजन में आएंगे जहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, उस रीजन में उन लोगों को थोड़ा सा जो है वो कोल्ड फील हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है वो आपको इस तरह से कंफर्टेबिलिटी रीजन डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। प्लस अगर आप देखो तो इस चार्ट पे यहाँ पे दो जो आपके पास लाइंस है, ठीक है, इस लाइन को हम जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं उसके इफेक्टिव टेम्परेचर से, ठीक है। ऑब्वियसली ये एक टिल्टेड या एक स्लोप लाइन है, ठीक है। स्लोप लाइन का इफेक्ट क्यों आ रहा है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जो इफेक्टिव टेम्परेचर है, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा होता है, फंक्शन होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर का और आपके पास जो उसकी फाई यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, ठीक है। तो क्योंकि फाई की वैल्यू चेंज हो रही है जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो स्लोप है, ठीक है, वो भी ऑब्वियसली साथ साथ चेंज होता जा रहा है, ठीक है। प्लस जो रीजन है यहाँ पे हमने ऊपर जो लिमिट कर दिया है इसको, इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, ठीक है, वो हमने सॉरी इसकी जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है उसको हमने लिमिट कर दिया है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट अगर इससे ज्यादा हम ह्यूमिडिटी होगी तो नॉर्मली जो है वो लोगों को स्किन इरिटेशन होने लग जाती है, आईज इरिटेशन होने लग जाती है, हेल्थ रिस्पायरेटरी हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास जो माइक्रोबियल ग्रोथ है, या माइक्रोबियल ग्रोथ का मतलब है कि आपके पास कोई फंगस है या कोई आपके पास मोल्ड्स हैं, ठीक है, वो आपके इन्वायरमेंट के अंदर जनरेट होने लग जाएंगे और वो आपके पास एक हेल्थी चीज नहीं है, वो कंटेमिनेंट्स है, ठीक है। तो हमने उसको अवॉइड करना होता है, ठीक है। तो जो हमारी अपर रेंज है, ठीक है, उसको हमने उस पर डिफाइन किया हुआ है। जो लोअर रेंज है वो हमने इस तरह से डिफाइन की होती है कि हम उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को कंसिडर कर रहे होते हैं कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से नीचे कंडेंसेशन स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। तो कंडेंसेशन को भी हमने अवॉइड करना होता है ताकि वो माइक्रोबियल ग्रोथ को जो है वो प्रोमोट ना करें, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास अब यहाँ पे दो चार्ट्स नजर आ रहे हैं, तो जस्ट मैंने दोनों को शो कर दिया जो फ़ारेनहीट में और सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो दोनों सेम चीज है, सिर्फ एक जो है वो आपके पास एसआई स्केल पे बना हुआ है, ठीक है, और दूसरा आपके पास इंग्लिश स्केल पे बना हुआ है, ठीक है ना। तो आपके इन दोनों को हम अलग अलग स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, आगे जाके दो और चीजें मैं शो कर रहा हूँ। एक तो ये पहला बिल्कुल ऑप्टिमम रेंज जो आपके पास विंटर की जो रेंज होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो हमारी 50% वाली रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली लाइन है, ठीक है, दिस वन इज द वन जिसपे आप मैक्सिमम कंफर्टेबल फील कर रहे होते हो, ठीक है। ऑप्टिमम आपकी जो है वो वैल्यूज आ रही होती है, ठीक है। तो आगे जो आपके पास चार्ट शो हो रहा है उसमें हमने बताया कि जो ह्यूमिडिटी है उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम 50% रख रहे हैं व्हेन वी से कि हम जो है वो मैक्सिमम थर्मल कंफर्ट चाहिए हमें, ठीक है। तो विंटर जो कंडीशंस है, विंटर कंडीशंस के लिए फिर 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी और 22 डिग्री टेम्परेचर जो है वो हमारा ऑप्टिमम ऑपरेटिव टेम्परेचर होता है, जो हम सजेस्ट करते हैं कि यार ये सबसे बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन इसकी रेंज चेंज हो सकती है 20 से 23.5, ठीक है, वो आप यहाँ पे ग्राफ में देख लो, फिर 20 से, ठीक है, 23.5 तक जा सकती है ये रेंज, ठीक है। लेकिन जो ऑप्टिमम है वो हमारे पास 22 डिग्री सेंटीग्रेड है जिसपे 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ठीक है। इसी तरीके से समर कंडीशंस के लिए जो हमारे पास ऑप्टिमम है वो 24.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो 23 टू 26 डिग्री तक होल्ड करती है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ रीजन आप देख रहे हैं कि 23.5 तक गया हुआ, ये 23 तक आ रहा है, तो कुछ ऐसा रीजन होगा जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही होगी, वो ओवरलैपिंग में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वो इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्लोथिंग हमने यहाँ पे कंसिडर किया। स्टैंडर्ड क्लोथिंग में अगर आप विंटर में कंडीशन में, तो ये हैवी स्लैक्स इस काइंड ऑफ पैंट्स जो होती हैं, ठीक है। लेकिन ये जीन्स और जो आपके नॉर्मल कॉटन पैंट्स हैं उनसे उनका मिक्सचर समझ लें आप उसको, ठीक है। लाइट लॉन्ग स्लीव शर्ट्स है और स्वेटर्स पहना हुआ है आपने, तो ये आपको तकरीबन 0.9 या किलो को इक्विवेलेंट बन रहा होता है। जबकि समर में आपने लाइट स्लैक्स पहने हुए हैं और जो आपने शॉर्ट स्लीव शर्ट्स पहनी हुई है, ठीक है, वो आपको 0.5 किलो को रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो ये तो आपके स्टैंडर्ड कंडीशन हो गए। क्वेश्चन ये हो सकता है कि मे बी हमने समर में या विंटर में जो क्लोथिंग है वो हमारी थोड़ी डिफरेंट हो। अगर डिफरेंट क्लोथिंग होगी, ठीक है, और हमारी जो है वो एक्टिविटी लेवल जो है वो बहुत मिनिमम है, ठीक है, यानी कि जो सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स उसके कम है, बराबर 1.2
मेट है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर कोई ऑपरेटिव टेम्परेचर हमें पता है, ठीक है, तो उस ऑपरेटिव टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी जो क्लोथिंग है उसको हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर 72 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 72 फ़ारेनहीट जो है वो हमारा रूम का टेम्परेचर है, ठीक है, तो उसमें हमारी जो मिनिमम क्लोथिंग होनी चाहिए, ठीक है, वो 0.6 किलो होनी चाहिए, ठीक है, और जो मैक्सिमम हम जिसमें कंफर्टेबल फील कर सकते हैं वो हमारे पास जो है वो 1.15 बन जाएगी, कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। जबकि ऑप्टिमम उसकी जो वैल्यू होगी, ऑप्टिमम जो वैल्यू होगी उसके अराउंड 0.9 बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास किसी भी ऑपरेटिव टेम्परेचर के लिए हम क्लोथिंग को डिफाइन कर सकते हैं कि हमें उसकी मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से बट कीपिंग इन माइंड कि ये जो वैल्यूज डिफाइन कर रहे हैं इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% है और जो एयर की वेलोसिटीज है वो बहुत मिनिमम है, ठीक है। इसी तरीके से एक और हमारे पास चार्ट है जिसमें हम अफेक्ट ऑफ एक्टिविटी लेवल को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने एक्टिविटी लेवल फिक्स किया हुआ था ना 1.2 पे, हम बात कर रहे थे कि उससे लेस देन, ठीक है। अगर एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है 1 से ऊपर जा रहा है, 1 से लेकर 3 तक हम देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारी फिर क्लोथिंग हमने किस तरह से वेयर करनी है, ठीक है, उस पर फिर हम ऑपरेटिव टेम्परेचर निकाल सकते हैं। यानी कि लेट सपोज हम हमारी जो एक्टिविटी लेवल है 2 है, ठीक है, हमने जो क्लोथिंग वेयर की हुई है वो हमने कोई विंटर टाइप की क्लोथिंग वेयर की हुई है 0.9, ठीक है, तो उसका अकॉर्डिंग जो हमारा ऑपरेटिव टेम्परेचर होगा, यानी कि हमें रूम का टेम्परेचर कितना रखें कि हम एक्टिविटी लेवल जो है वो हमारा 2 हो, मैट की वैल्यू 2 हो, क्लोथिंग हमने जो है वो 0.9 की भी हो, तो हमारा ऑपरेटिव टेम्परेचर रूम का जो है वो यहाँ पे अराउंड 62 समझ लो कितना आ रहा है, ठीक है। यही अगर हमारी क्लोथिंग जो है चेंज हो जाए, समर क्लोथिंग पे आ जाए, ठीक है, तो हम 0.5 क्लोथिंग पे आ गए तो हमारा रूम का टेम्परेचर उस टाइम पे जो है वो देन 68 तक चला जाएगा, ठीक है। और अगर हम फर्दर हमारी क्लोथिंग जो है वो उसको रिड्यूस कर रहे हैं तो फिर हम टेम्परेचर जो है उसको आगे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम जो है वो जो हमारी एक्टिविटी लेवल है या जो मीन वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेटिव टेम्परेचर जो है उनको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उस पर आ जाते हैं, थोड़ा क्या कहते हैं कंफर्ट लेवल के। अच्छा, एक चीज बिफोर मैं एक दो प्रॉब्लम बताऊं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि आपके पास कंफर्ट ऑपरेटिव टेम्परेचर आ रहा है, उसके लिए ये जो चार्ट है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम इक्वेशंस की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में दो आपके पास जो है वो वेरिएबल्स है, एक क्लो और एक जो है वो मैट की वैल्यूज, ठीक है। तो जो आपके स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज जो ऑपरेटिव टेम्परेचर्स की हैं सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स में, ठीक है, आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर मिनिमम वैल्यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू थी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू के अलावा आपने जितनी भी क्लोथिंग की हुई है और जितने भी आपका एक्टिविटी लेवल है, ठीक है, उसको अगर हमने कंसिडर करके ऐड करना है तो वो आपके पास एक ऑपरेटिव कंबाइंड ऑपरेटिव टेम्परेचर दे देगा, कंफर्टेबिलिटी कंडीशन आपको बता देगा, ठीक है। कि आपकी अगर क्लो की वैल्यू इतनी है, मैट की वैल्यू इतनी है, तो आप जो है वो उसका ऑपरेटिव टेम्परेचर निकाल सकते हो जो आपको सुटेबल होगा, ठीक है। इसको प्रॉब्लम करेंगे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ऐसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड के पिक करना मुश्किल हो रहा होता है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं हमारे पास। यहाँ पे जो पहला प्रॉब्लम है उसमें बहुत सिंपल है, ठीक है। हमारा एक रूम टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, रूम हैविंग एम्बिएंट ड्राइबल टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और इसका हमें ह्यूमिडिटी रेशियो गिवन है 0.005, ठीक है। हमने अज्यूम ये किया हुआ है अभी इस क्वेश्चन के लिए कि जो हमारा, जस्ट वन स्टूडेंट प्लीज जल्दी से बता दो, मैं सर सही आवाज आ रही है आपकी। सही, ओके ओके, थैंक यू। सो इन दिस क्वेश्चन वी आर अज्यूमिंग कि हमारा जो मीन रिलेटिव टेम्परेचर है और जो हमारा इंडोर वेरिएबल टेम्परेचर है बराबर है, ठीक है। इसका आपको अब मैं कई दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जबकि दोनों चीजें बराबर होंगी, मीन रेडिएंट टेम्परेचर और ड्राइबल टेम्परेचर, इसका मतलब है कि हमारा जो ऑपरेटिव टेम्परेचर बन जाएगा और जो एडिबेटिक जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, ये दोनों चीजें बराबर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो वैल्यू सेम है, ठीक है, तो ये चेंज नहीं करेगी एवरेज को, ठीक है ना। तो ये तो एक तो ये बात हो गई कि हमारा ऑपरेटिव टेम्परेचर भी वही होगा जो हमारा जो है वो एम्बिएंट टेम्परेचर है, क्योंकि हमारे पास मीन रेटेड टेम्परेचर और इंडोर टेम्परेचर बराबर है, ठीक है। दूसरी चीज, एयर वेलोसिटी हमने यहाँ पे 0.1 मीटर पर सेकंड दी हुई है, तो जो हमने चार्ट्स, अब मैं थोड़ा सा ये चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस चार्ट को जब हमने ड्रॉ किया था तो हमने ये फिगर आउट किया था कि लो वेलोसिटीज के लिए, ठीक है ना। तो लो वेलोसिटी का इफेक्ट
जो है वो 0.1 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो हम ये चार्ट में इजीली इसको हम देख सकते हैं कि क्या कंफर्टेबिलिटी कंडीशन है या नहीं। तो क्या हमने देखना है कि डू दी कंडीशंस एट द सेंटर ऑफ द रूम सेटिस्फाई द एस्ट्रिक कंफर्ट क्राइटेरिया इन द विंटर, ठीक है। तो विंटर में जो हमारे पास जो कंडीशंस है उनको वो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको देख लेते हैं। तो ऑपरेटिव टेम्परेचर हमारे पास 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमने यहाँ से 21 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन ड्रॉ की, ठीक है। और साथ साथ हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बता दी है 0.005 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 0.005 के लिए ऑब्वियसली 0.4 और 0.6 के दरमियान में जो सेंटर पॉइंट है उससे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी हॉरिजॉन्टल, और इनका इंटरसेक्शन देख लिया, ठीक है। इनका इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहा है, ऑब्वियसली इस कंफर्टेबिलिटी रीजन के अंदर आ रहा है और विंटर वाली साइड पे आ रहा है, ये हमारा विंटर वाला रीजन है, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, हमारा कंक्लूजन ये होगा कि हाँ भाई ये जो चीज है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा मसला क्या है यहाँ पे, ठीक है, इसको बेयरली सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। बेयरली का मतलब है कि हम बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक नजदीक है, ठीक है। तो और तो क्या हमें ये कंडीशन जो है वो कंफर्टेबिलिटी कंडीशन मीट कर रही है, ठीक है। लेकिन इन ऑर्डर टू कि अगर हम ये चाहें कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाए, मतलब श्योरिटी हो जाए कि हमें बाकी लोग जितने भी लोग हैं उनको जो है कंफर्टेबल कंडीशन फील हो रही हो, तो हम चाहें तो उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंज हम क्या बता सकते हैं, या तो हम ऑपरेटिव टेम्परेचर जो है, ठीक है, ऑपरेटिव टेम्परेचर को थोड़ा बहुत चेंज करें इस तरह से कि हम यहाँ सेंटर में आ जाए, ठीक है। ऑपरेटिव टेम्परेचर चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो मीन रेडिएंट टेम्परेचर को यहाँ पे बराबर आ रहा था सेम ना रखे, वॉल्स का या साइड सरफेसेस जो है उनका टेम्परेचर थोड़ा बहुत चेंज हो ताकि हमारा जो है मीन रेडिएंट टेम्परेचर चेंज हो जाए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी को बढ़ा दें। अगर हम जो इसकी ह्यूमिडिटी उसको चेंज कर दें, ठीक है, अगर हम 0.01 पे आ जाए तो 0.10 पे आ जाएंगे, तो अब ये वाली जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो 0.10 पे आ जाएंगे तो फिर हम थोड़ा सा कंफर्टेबल कंडीशन में चार्ट में थोड़ा सा अंदर की साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अब छोटी छोटी चीजें तो ज्यादा इस पे नहीं कर रहे फोकस, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये थोड़ा सा मजे का क्वेश्चन है, वो क्या है, सिलेक्ट कंफर्टेबल समर डिजाइन कंडीशंस, ठीक है। हमने समर के लिए डिजाइन कंडीशन बतानी है ड्राई बल्ब टेम्परेचर की और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, ठीक है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या रखें और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम क्या रखें, ठीक है, ये बताना है। फॉर अ मशीन शॉप वेयर पीपल इन लाइट क्लोथिंग, ठीक है, एक मशीन शॉप है जहाँ पे लोगों का जो क्लोथिंग है वो 0.5 किलो है, ठीक है, और दे इंगेज इन एक्टिव वर्क, ठीक है। तो अब जो वर्किंग है, ठीक है, उसका जो लेवल है वो नॉर्मल लेवल नहीं है, ये उससे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे ये हैमरिंग में, सोइंग में, वॉकिंग में इन्वॉल्व है, तो इसकी जो मैट वैल्यू है वो जो हम स्टैंडर्ड कंफर्ट टेबल में देख रहे थे 1.2 उससे ज्यादा है, ठीक है। अज्यूम करें कि जो मीन रेडिएंट टेम्परेचर है वो इक्विवेलेंट है टू द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हमने अगेन वही बात की हुई कि अगर हमें जो ऑपरेटिव टेम्परेचर पता चल जाएगा, ठीक है, या तो मैं यही कर सकता हूँ कि ऑपरेटिव टेम्परेचर बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑपरेटिव टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मीन रेडिएंट टेम्परेचर और जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। जब भी मीन रेडिएंट टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर बराबर होंगे, आपका ऑपरेटिव ड्राई बल्ब टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर तीनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जब तक नहीं एक प्रॉब्लम में नहीं वाला भी करेंगे ताकि वो चीज आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये तो एक कंडीशन हो गई जो आपने मान ली। दूसरा इन्होंने पॉइंट किया गया है सुपरवाइजर हु इज मच लेस देन दी अदर वर्कर्स, ठीक है, उसका जो एक्टिविटी लेवल है, ठीक है, वो दूसरे जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स का लेवल जो था 1.8 मेटाबॉलिक रेट था, ठीक है। जबकि आपके पास जो सुपरवाइजर है उनका, ठीक है, वो सुपरवाइजर चिल में खड़ा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी जो एक्टिविटी लेवल है बहुत कम है, ठीक है। तो हम सपोज कर सकते हैं जो हमारी स्टैंडर्ड मैट वैल्यूज है 1.2 उससे वो लेस देन पे मौजूद है, ठीक है, वो उसकी एक्टिविटी लेवल बहुत कम है। तो उसके लिए हमें क्या सजेस्ट करना होगा कि विल ऑक्यूपाई स्पेस इन व्हाट इज योर सजेशन फॉर मेंटेनिंग हिज और हर कंफर्ट लेवल, ठीक है। तो वो जो सुपरवाइजर है उसके लिए हम क्या सजेशन करेंगे कि क्या उसको अपनी क्लोथिंग चेंज करनी चाहिए थोड़ी, ठीक है, या उसको जो है वो कोई और जो है वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो करते हैं कि जो हमारे मेन वर्कर्स हैं उनके लिए देख लेते हैं। मेन वर्कर्स के लिए हमें एक्टिविटी लेवल पता है, ठीक है, 1.8 है, ठीक है, जबकि क्लो की वैल्यू 0.5। अभी मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था, ठीक है, पिछली वाली स्लाइड में, कि अगर हमारे पास एक्टिविटी लेवल चेंज हो जाए 1.2 से ज्यादा हो जाए, ठीक है, और हमारे पास जो है वो
क्लो की वैल्यू भी हमें पता हो तो हम ये वाला फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं ऑपरेटिव टेम्परेचर निकालने के लिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी हमें फॉर्म स्पेसिफिकली गिवन नहीं है कि हम सेंटीग्रेड में यूज करें या फ़ारेनहाइट में यूज करें, क्योंकि ये वाले चार्ट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये फ़ारेनहाइट के अंदर है, तो मैं फ़ारेनहाइट के अंदर ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो आगे फ़ारेनहाइट में इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। 81 ये कांस्टेंट था, ठीक है। यहाँ पे बाकी जो फॉर्मूलाज में नंबर्स हैं कांस्टेंट्स हैं, 5.4 और 1.2 के कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। जबकि 1 m डॉट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मैट की वैल्यूज को, और जो क्लो है ये आपके जो है वो क्लोथिंग के वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन वाइज तो बहुत ही इजी चीज है ये, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी है। सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे, तो ये 1.8 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्लो की जगह 0.5 कर दिया, तो मेरे पास ऑपरेटिव टेम्परेचर आ गया 71 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो यानी क्या मतलब है कि अब हमारे जो रूम है उसका जो टेम्परेचर है वो 71 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, ताकि जो हमारे वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात हमने पहले भी देख चुके हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम एक्सप्लेन करेंगे कि 50% पे उनको रखें या 50% से थोड़ा बहुत अराउंड हो वैल्यू, ठीक है। क्योंकि 50% इज सम वैल्यू जिस पे आपके पास मैक्सिमम कंफर्टेबिलिटी लोगों को फील हो रही होती है, तो जो RH की वैल्यू होगी उसको हम 50% सजेस्ट करेंगे, ठीक है। मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम में बता दिया कि रेडिएंट टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर बराबर है, ठीक है। देयरफॉर इसका ऑपरेटिव टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा। आप इसको सिंपल निकाल भी सकते हो कि ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर या एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है, प्लस मेन रेडिएंट टेम्परेचर, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों तीनों चीजें सेम हो जाएंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं सुपरवाइजर की साइड पर, ठीक है। अब सुपरवाइजर भाई क्या है वो बस लेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उनका जो मेट्रिकल लेवल है वो 1.2 है, ठीक है। अब इनके साथ हम क्या करें, इनके लिए हमने क्या किया, जो दूसरा हमें चार्ट गिवन था, ठीक है, दूसरा चार्ट हमें गिवन था ऑपरेटिव टेम्परेचर का और क्लोथिंग का, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। हमें क्योंकि ऑपरेटिव टेम्परेचर पता चल गया कि कितना है, हमारा ऑपरेटिव टेम्परेचर 71 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। हम इस चार्ट पे जो वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो पहला इंटरसेक्शन मेरा इस लोअर लिमिट वाली वैल्यू से आ गया, ठीक है, और दूसरा मेरा इंटरसेक्शन आ गया ये ऑप्टिमम फ्लो वाली यूनिट से, ठीक है। मुझे बस 1-2 मिनट दीजिएगा, मैं प्रॉब्लम कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद हम आज क्लास एंड करेंगे, ठीक है। तो जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट मुझे बता रही है कि जो इसकी अगर मैं रफ यहाँ से निकालना चाहूँ तो ये वैल्यू आ रही है अराउंड 0.68 आ रही है, ठीक है। और इस तरह से ऑप्टिमम जो है 0.95 आ रही है, ठीक है। अब इससे मुझे क्या पता चल रहा है, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर जो हमारा सुपरवाइजर है इस उसकी जो एक्टिविटी लेवल है वो क्या है, लेस देन 1.2 है, ठीक है। तो पहले तो मैंने वेरीफाई किया कि लेस देन 1.2 है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिव टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड नहीं था ये हमने निकाला है फॉर ओवर एनवायरनमेंट, जिसमें लोग 1.8 पे काम कर रहे थे। तो अब क्योंकि मेरे पास वैल्यू 1.2 से लेस देन है, ठीक है, तो मैं ये वाला चार्ट यूज कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने ऑपरेटिव टेम्परेचर को लिया, ठीक है। ऑपरेटिव टेम्परेचर के अगेंस्ट मैंने फ्लो की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि वो क्या होनी चाहिए अगर उसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो लेस देन 1.2 है या एक्टिविटी लेवल लेस देन 1.2, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एक रेंज डिफाइन हो गई कि जो सुपरवाइजर है उसको जो क्लोथिंग पहननी चाहिए उसकी रेंज ये होनी चाहिए, यानी कि 0.68 से लेके 0.95 तक की रेंज में क्लोथिंग उसको पहननी चाहिए। अगर वो 0.68 की क्लोथिंग पहनेगा तो कम से कम उसको मिनिमम जो कंफर्टेबिलिटी है वो अचीव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर उसको ज्यादा कंफर्टेबिलिटी चाहिए तो वो ऑप्टिमम वाली साइड पे आ जाए, ठीक है। ऑप्टिमम वाली साइड पे उसको कम से कम भी 0.95 किलो की जो है क्लोथिंग उसको पहनना जरूरी है, ठीक है। हम उसको अगर सजेस्ट करना चाहें तो ये पहने जो हमारी एक जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिस्ट ऑफ क्लोथिंग हमने शो की थी कि एक सर्टेन, तो हम लेट सपोज हमें 0.68 और 0.95 के दरमियान कुछ सिलेक्ट करना है, जस्ट एक सजेशन के लिए, ठीक है। तो लेट सपोज हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, 0.74 वाली, ठीक है, कि अगर वो स्वेट पैंट्स पहन ले और स्वेट शर्ट्स पहन ले, ठीक है, जो थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है, तो उसको जो है वो एक सर्टेन कंफर्टेबिलिटी लेवल मिल जाएगा टू दैट सुपरवाइजर, ठीक है। दो प्रॉब्लम और है, ठीक है, वो मैं आपका जो रिकॉर्डेड सेशन है इस वीक का उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है, प्लीज देखिएगा जरूर, ठीक है। उसमें थोड़ी सी और 1-2 चीजें एक्सप्लेन करेंगे रेडिएंट टेम्परेचर के मुताबिक, और जो आपके वेलोसिटी का इफेक्ट है उसको भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। ये चार्ट मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा किया हुआ है, ठीक है, इसका भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि एयर स्पीड का जो लेवल है वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहा होता है टू दी
इन्वायरमेंट, ठीक है। और जो आपका रिकॉर्डिंग लेक्चर होगा उसके अंदर हम थोड़ा सा जो कंटेमिनेंट्स है उसकी साइड पे भी ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक में हमारा जो टॉपिक्स होंगे उसमें हम कंट्रोल पे, ह्यूमिडिटी के और कंटेमिनेंट्स के कंट्रोल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीक के उसमें करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हाँ, प्लीज अस्सलाम बताइए। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये मंडे वाला रिकॉर्डेड लेक्चर होगा ना? मंडे का रिकॉर्ड लेक्चर होगा, वो मैंने इसलिए नहीं डाला था कि क्योंकि आप लोग मतलब देख नहीं पाओगे ना, टाइम नहीं था, ठीक है। तो मैंने इसलिए कहा था कि वो पहले आज की 2 क्लास पूरी हो जाए फिर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दूंगा ताकि अपन आप समझ सकें। ठीक है सर। ओके, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए वरना हम क्लास एंड करते हैं। अच्छा, जस्ट वन थिंग, आप लोगों को तो कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट, इस ये जो चार्ट हमने कंफर्टेबिलिटी के यूज किए हैं ना, कुछ बुक्स के अंदर उसको यहाँ पे 70, ठीक है, 70 और 30 पे भी लिमिट किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो रेंज है, ठीक है, इसको हम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि कंफर्टेबिलिटी, ठीक है। तो बुक्स वाइज थोड़ा बहुत चेंज है, ठीक है। मैंने एक्चुअली की जो फंडामेंटल बुक्स है उससे लिया है ताकि ज्यादा हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो सेम रहे, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी बुक्स में आपको 30 to 70 मिल रहा है तो उसमें भी कोई नहीं है, हमें आइडिया आपको पता चल गया कि बेसिकली हम सर्टेन रीजन डिफाइन कर रहे हैं कंफर्टेबिलिटी का, और उसके अंदर हमें अपनी डिजाइन कंडीशंस को रखना है जब भी हमने कोई अपना सिस्टम डिजाइन करना है, ठीक है। आपको मैंने एक वो चीज शेयर की थी, इंटरैक्टिव टूल शेयर किया था साइकोमेट्रिक चार्ट का। उसमें भी जाओगे तो वहाँ पे आपके पास जो है ना वो एक जो हमारा कंफर्ट रीजन है, कंफर्ट रीजन आप अगर ऑन कर दो, ठीक है, तो आपको बताया था कि किस रीजन में आप जो है वो अपनी सिलेक्शन करेंगे साइकोमेट्रिक वैल्यूज, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।